हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। इफ़ आपके साथ भी कभी ऐसी कोई सच्ची घटना घटी हो जिसे आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे मेल एड्रेस पर मुझे मेल करके बता सकते हो। आपकी स्टोरीज़ लोगों तक पहुंचाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। और इफ़ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड वाले बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी हमें भेजी है हमारी सब्सक्राइबर देबारती ने। आगे की कहानी को मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। मेरा नाम देबारती है और मेरी उम्र 32 साल है। मेरा होम टाउन तो वैसे वेस्ट बंगाल में है, लेकिन पिछले 7 सालों से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। मैं आपको अपने साथ घटी हुई 2 घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि आपको ये किस्से डरावने लगेंगे या फिर नहीं, लेकिन मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि ये घटनाएं एकदम सच्ची हैं और मेरे साथ ही घटी हैं। पहली घटना उस वक्त की है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। पहले मुझे जिन्न के बारे में नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे इन सब चीज़ों में रुचि होने लगी तब से मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना में मैंने जिसका सामना किया था वो एक जिन्न था। दरअसल उस टाइम पर मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपनी नानी के घर जा रही थी। हम लोग उस टाइम पर हावड़ा स्टेशन पर थे। तो दरअसल हुआ यूँ कि जिस टाइम से हम स्टेशन में एंटर किए थे उसी टाइम से एक तकरीबन 17-18 साल का लड़का मुझे फॉलो कर रहा था। कई बार जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो लगातार मुझे ही घूरे जा रहा था। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। मेरी मम्मी इन सब मामलों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं और किसी भी लड़के को जब वो मेरी तरफ देखता है तो तुरंत ही डांट देती थी, चाहे मैं उसकी तरफ देख रही हूँ या फिर नहीं। लेकिन उस दिन मेरी मम्मी ने उस तरफ मुंह कर भी लिया और ये भी देख लिया कि वो लड़का शायद मेरे को देख रहा था, लेकिन तब भी उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। इस बात पर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन मैंने भी फिर इसे इग्नोर कर दिया और हम लोग स्टेशन पर ट्रेन के आने का वेट करने लगे। उस टाइम पर मुझे बेशक ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन इतना तो मैं समझती हूँ कि उस लड़के के साथ स्टेशन पर किसी ना किसी को तो होना ही चाहिए था। लेकिन नहीं, मैं जहाँ जहाँ जा रही थी वो लड़का मेरे पीछे पीछे वहीं पर आए जा रहा था और कंटिन्यू मुझे फॉलो करे जा रहा था, और जबकि मैं उस टाइम पर अपने मम्मी पापा के साथ थी। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा और मैं उससे परेशान होकर अपने पापा से कहने ही वाली थी कि वो लड़का अचानक से मेरी आंखों से ओझल हो गया। मतलब वो कुछ देर पहले मेरे पीछे ही खड़ा था और मैंने बस 1 मिनट के लिए आगे देखकर जैसे ही पीछे देखा तब वो वहाँ पर नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो डर के भाग गया होगा और मैंने फिर भी इस बात को थोड़ा इग्नोर सा ही कर दिया। लेकिन उसके बाद जब हम ट्रेन के कंपार्टमेंट में आकर बैठ गए और जब ट्रेन स्टेशन से चलने लगी तो एक बेहद ही अजीब घटना घटी। दरअसल स्टेशन से ज़्यादा दूरी पर नहीं, कुछ ही आगे जाने पर हमारे राइट साइड के रेलवे ट्रैक पर एक पुरानी सी ट्रेन खड़ी थी। उस ट्रेन को देखकर इतना तो मैं साफ बता सकती हूँ कि वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम से खड़ी हुई थी, क्योंकि उस लाइन पे भी शायद कोई ट्रेन नहीं चल रही थी। तो हुआ यूँ कि जब हमारी ट्रेन उस ट्रेन के साइड में से गुजर रही थी तो अचानक से ट्रेन उस ट्रेन के साइड में से निकलते हुए रुक गई। शायद आगे सिग्नल का कोई चक्कर होगा। लेकिन हैरानी मुझे उस वक्त हुई जब मैंने खिड़की से उस पुरानी सी ट्रेन की तरफ देखा। मैंने देखा उस पुरानी सी ट्रेन के अंदर खिड़की की साइड में वही लड़का बैठा हुआ था और वो कंटिन्यू मुझे ही घूरे जा रहा था, मेरे देखने से और शायद मेरे उसे देखने से पहले से ही। मैं पहले तो बहुत ही ज़्यादा एकदम शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर
मैं खिड़की से ही थोड़ा आगे पीछे की साइड देखने लगी तो मेरी आंखें एकदम हैरान रह गई। मैंने देखा उस ट्रेन के सारे दरवाजे बिल्कुल बंद थे और उस ट्रेन की हालत देखकर ये पता चल रहा था कि वो ट्रेन काफ़ी टाइम से उसी जगह पर खड़ी हुई थी। मुझे अब बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा और मैंने इस बारे में अपनी मम्मी से कह दिया, लेकिन मम्मी का आंसर सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं सच में डर गई। पहले तो जब मैंने मम्मी को उस लड़के को दिखाना चाहा तब वो लड़का उस ट्रेन के अंदर था ही नहीं। लेकिन और ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मैंने मम्मी से कहा कि वो लड़का स्टेशन से हमारा पीछा कर रहा था और कई बार आपने उसकी तरफ देखा भी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। पर मम्मी का कहना था कि उन्हें कोई भी लड़का दिखाई ही नहीं दिया। स्टेशन पे एंट्री से लेकर ट्रेन में बैठने तक उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ऐसा ही जवाब पापा का भी था। इस घटना के बहुत टाइम बाद मुझे किसी से ये पता चला कि शायद वो लड़का कोई जिन्न था और उसने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने उसकी तरफ ज़्यादा देर तक नहीं देखा या फिर उसको कोई स्माइल या फिर ऐसा कोई और सिग्नल नहीं दिया जिससे वो मेरी तरफ को आए। मुझे ये भी पता चला कि ऐसे जिन्न अक्सर लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं और आगे चलकर अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम पर तो मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन आज जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो बेहद ही ज़्यादा डर जाती हूँ। ये जो मैंने आपको बताई ये मेरे साथ इस तरीके की घटी हुई पहली घटना थी। और अब जो मैं आपको दूसरी घटना बताने जा रही हूँ ये मेरे साथ कुछ ही सालों पहले घटी थी। घटना बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिनसे मैंने बात करी थी उनसे बात करके मुझे ये पता चला कि मेरी राशि बहुत ही कमज़ोर है और इसी वजह से मेरे साथ ऐसी असामान्य घटनाएं होती रहती हैं। इन्हीं सब वजहों से दिल्ली आने से पहले मैंने एक बाबा को दिखाकर एक यंत्रम पहना है जो कि मेरे शरीर को इन सब शक्तियों से प्रोटेक्ट करता है। इसे आप एक ताबीज़ या फिर लॉकेट भी कह सकते हो, जो कि मैंने अपने गले में बांधा हुआ है। और सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है जिस वजह से मुझे लगता है कि अगर शायद ये ताबीज़ ना होता तो मेरे साथ काफ़ी बुरा हो सकता था। अब मैं आती हूँ घटना पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी दिल्ली में हूँ। शादी भी मैंने यहीं के लड़के से की थी। फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड के साथ ही दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के बारे में एक बेहद ही अजीब बात है। अब मुझे ये तो नहीं पता ये सिर्फ एक मिथ है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन ऐसा मैंने कई जगह पर सुना हुआ है कि दिल्ली में हर दूसरा या तीसरा मकान वास्तु दोष वाला होता है, जिसे आप आसान भाषा में भूतिया कह सकते हैं। खैर, ये दूसरा इंसिडेंट साल 2014 का है। तब मैं दिल्ली में नई आई थी और T3 एयरपोर्ट में प्रीमियम प्लाज़ा लॉन्ज में जॉब कर रही थी। प्रीमियम प्लाज़ा लॉन्ज के डोमेस्टिक वाले लॉन्ज में मैं वहाँ पर काम करती थी। एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग के टाइम पर वहाँ पर जो पहले से काम कर रहे थे उन लोगों ने मुझे बताया था कि वहाँ पर बेहद ही अजीब घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपको इस जगह का थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। जो हमारा मेन लॉन्ज है उसके पीछे की तरफ से एक पतला सा पैसेज होकर जाता है जो कि स्टोर रूम में खुलता है। हमारा स्टोर रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जहाँ पर टी लॉन्ज के लिए कॉफ़ी बीन्स, टी बैग्स और बिस्किट वगैरह रहते थे। वहाँ पर कुछ बेंच और टेबल भी थे स्टाफ के लोगों के बैठने के लिए। और स्टोर रूम के बिल्कुल लास्ट में एक थोड़ी सी जगह बनी हुई थी जो कि करीब 2 इंसान के बराबर की जगह होगी। उसे हम सिक्योरिटी रूम कहते थे। उस सिक्योरिटी रूम में नाइट शिफ्ट के वक्त स्टाफ के लोग अक्सर आराम करने के लिए आ जाते थे। दरअसल वहाँ पर एक बेड टाइप की जगह को बनाया हुआ था ताकि अगर किसी को रात के समय आराम की ज़रूरत महसूस हो तो वहाँ पर आ सके। दरअसल उस टाइम पर मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी। मेरे साथ ड्यूटी पर मेरे एक सीनियर हाउसकीपिंग स्टाफ थे और 2 शेफ़ थे जो कि किचन में काम कर रहे थे। तो नाइट शिफ्ट करने के दौरान रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ नींद आने लगी और मैं अपने सीनियर को लॉन्च के वेलकम डेस्क पर बिठाकर
पीछे सिक्योरिटी रूम में कुछ देर सोने के लिए चली गई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि उस टाइम पर पूरे स्टोर रूम में या फिर आसपास कोई भी नहीं था, क्योंकि स्टोर रूम से लॉन्ज और किचन दोनों ही काफ़ी दूर थे। खैर, मैं सीधा सोने के लिए स्टोर रूम पे जाकर उस कोने वाले बेड पे जाकर लेट गई और वहाँ पर आराम करने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मुझे उस बेड पर लेटे हुए सिर्फ 2 या 3 मिनट ही हुए होंगे कि आंखें बंद किए हुए ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे मुंह के बिल्कुल पास आ गया हो और मैं किसी की सांसें अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। मैंने एकदम झटके के साथ अपनी आंखें खोली, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब जब मैंने इस बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया तो मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा और मेरी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो गई। मुझे इतना तो पता था कि मेरा शरीर बंद है। मैंने फिर भी इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करी और आंख बंद करके फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुश्किल से 2 मिनट ही हुए होंगे और मुझे एक बार फिर से कुछ ऐसा ही फील हुआ। मुझे किसी की ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थी और मैं ऐसा फील कर पा रही थी कि शायद वो जो कुछ भी था वो मेरे ठीक ऊपर की साइड था। सच में उस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरा शरीर बंधा हुआ है और वो जो भी शक्ति है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बड़ी मुश्किल से अपने अंदर की हिम्मत जुटाकर मैं उस सिक्योरिटी रूम से उठकर सीधा स्टोर रूम की टेबल पर जाकर बैठ गई। मुझे डर तो लग ही रहा था, लेकिन मुझे सच में नींद बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी। इसीलिए मैं वहाँ पर टेबल को एक साथ करके उन्हीं के ऊपर लेट गई। वहाँ पर लेटे लेटे तकरीबन 15-20 मिनट मुझे हो गए थे और उस रात में जो 2 शेफ़ वहाँ पर काम कर रहे थे उनमें से एक शेफ़ आए। उनको अब रेस्ट करना था। उस टाइम तक 3:40 हो गए थे। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा और शेफ़ देखते ही देखते सिक्योरिटी रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए और मैं वहाँ से उठकर लॉन्ज में वापस आ गई। सच बताऊँ तो मैं उतनी ज़्यादा डरी नहीं थी, लेकिन मेरे मन में कुछ खटक रहा था, शायद किसी अनहोनी का होना। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़ी ही देर हुई होगी कि मुझे लॉन्ज के पीछे की तरफ से स्टाफ का शोर सुनाई दिया। मुझे आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी सी हुई, क्योंकि नाइट शिफ्ट के टाइम पर डोमेस्टिक लॉन्ज लगभग खाली ही रहता है। मैं जब पीछे की साइड आई तो देखा कि स्टाफ मेंबर स्टोर रूम की तरफ भाग रहे थे और इसीलिए मैं भी वहाँ पर जल्दी से भागकर पहुँची। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा वो शेफ़ जो कि कुछ देर पहले आराम करने के लिए सिक्योरिटी रूम में गए थे, वो अब स्टोर रूम के ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए थे और स्टाफ के बाकी मेंबर उनके ऊपर पानी डाल रहे थे और उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम उनको होश नहीं आया और हम सब भी थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन हमने फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाया और उनको हॉस्पिटल लेकर गए। बाद में मुझे हाउसकीपिंग स्टाफ से पता चला उस दिन वो शेफ़ जो कि मेरे बाद वहाँ पर सोने गए थे, सिक्योरिटी रूम में उनको किसी ने बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारा था और वो थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि वो सिक्योरिटी रूम से सीधा स्टोर रूम में आकर गिरे और उसके बाद बेहोश भी हो गए। यहाँ डरावनी बात यह थी कि उस जगह पर उनके अलावा उस समय कोई भी नहीं था। इस घटना के तकरीबन 10-15 दिन तक तो वो शेफ़ एयरपोर्ट ही नहीं आए थे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और इस घटना के बाद उस सिक्योरिटी रूम के बारे में और भी ज़्यादा बातें बनाई जाने लगीं और इसी वजह से उस सिक्योरिटी रूम को परमानेंटली लॉक कर दिया गया। उस लॉन्ज में मैंने तकरीबन अगले 1 साल तक जॉब करी और उसके बाद मैंने भी वो जॉब छोड़ दी। ये मेरे साथ घटी हुई 2 बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं और मुझे इतना पता है कि मेरी राशि इतनी कमज़ोर है कि अगर मेरा शरीर बंधा ना होता तो शायद मेरे साथ न जाने क्या क्या हो चुका होता। मेरे साथ जो घटनाएं घटी थी वो मैंने आपको बता दी। इन पर ट्रस्ट करना है या फिर नहीं, वो आपका डिसीज़न है। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी घटना की ओर
और ये घटना हमें जिन्होंने बताई है अपना नाम बताने से मना किया है। तो आइए अब सीधा घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कोई पैरानॉर्मल इशू है या फिर नहीं, लेकिन ये घटना इतनी ज़्यादा दुखद थी और एक ही फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो गया, ये सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। किसी और के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए तो था ही। दरअसल जिस घर में हम अभी रहते हैं, ये घर दरअसल मेरे पापा ने साल 1970 के आसपास बनवाया था। दरअसल उस टाइम पर ये शहर का बाहरी एरिया था, लेकिन अब ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच में ही है। और आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग बेंगलोर शहर में रहते हैं। एरिया का नाम मैं आपको नहीं बता सकता। तो दरअसल मेरे पापा के साथ उसी जगह पर एक और आदमी थे जिन्होंने ज़मीन लेकर वहाँ पर घर बनवाया था। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर के साइड वाला जो प्लॉट था वो खाली था, लेकिन उसके साइड वाला जो प्लॉट था वहाँ पर मेरे पापा के उन्हीं साथ काम करने वाले अंकल ने एक घर बनवाया था। दरअसल फाइनेंशियली उस टाइम पर वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो अकेले उस घर को बना पाते, इसीलिए उन्होंने उस घर को बनाने में अपने छोटे भाई का सपोर्ट लिया। जो मेरे पापा के दोस्त थे वो बड़े भाई थे, उनके छोटे भाई ने उनके साथ मिलकर वो घर वहाँ पर बनवाया था। मैं आपको उन अंकल का असली नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मान लेते हैं कि उनका नाम रमेश था और उनके छोटे भाई का नाम सुरेश था। तो रमेश अंकल और सुरेश अंकल दोनों ही शादीशुदा थे। रमेश अंकल की फैमिली में एक वाइफ और उनके 5 बच्चे थे, जिनमें उनका एक सबसे बड़ा बेटा था जो कि मेरा अच्छा खासा दोस्त था। उसके अलावा उनके 3 बेटे और थे और उनकी एक बेटी भी थी जो सुरेश अंकल थे। उनकी फैमिली में उनकी सिर्फ वाइफ और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रीमा मान लेते हैं। उम्र में रीमा मेरे से लगभग 2 साल छोटी होगी। उस घर में उन दोनों की फैमिली के अलावा रमेश और सुरेश अंकल की मम्मी भी रहती थी, जिनकी एक तकरीबन 70-75 साल के आसपास की थी। वहाँ पर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं भी था। इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता लगेगा। जब हमारे घर का गृह प्रवेश था उस टाइम पर हमने रमेश अंकल और सुरेश अंकल को भी हमारे घर में आने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन जिस दिन वो फंक्शन था उस दिन उनकी फैमिली से वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो उनमें से छोटे वाले भाई थे यानी कि सुरेश, उनकी पत्नी की 3 दिन पहले ही डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और इसीलिए वो वहाँ पर नहीं आ सके थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात थी कि उनकी वाइफ एकदम हेल्थी थी और डॉक्टर भी उनके मरने की वजह को एग्जैक्ट क्लियरली नहीं बता सके। उनकी एज ज़्यादा नहीं 30 के आसपास ही रही होगी। इस घटना को कुछ ही महीने बीते होंगे कि रमेश अंकल का पूरा परिवार बच्चों को छोड़कर किसी फंक्शन में बाहर गए हुए थे। अब क्योंकि उनके बच्चे अकेले थे, जिनमें मेरा दोस्त और रीमा और उनके बाकी के भाई बहन भी थे, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे उस रात सोने के लिए बुला लिया। खेलते खेलते रीमा ने हमसे कहा कि मुझे कुछ अलग खेलना है, और ऐसा कहकर उसने फर्श पर चौक से एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया और उसके दोनों साइड यस और नो लिख दिया। इस बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा बाद में पता चला कि वो एक ओइजा बोर्ड बनाने की कोशिश कर रही थी। अब ये उस समय की बात है जब इन सब चीज़ों के बारे में किसी को भी नहीं पता था या फिर बहुत ही कम लोगों को पता था। उस टाइम पर रीमा की एज ज़्यादा थी भी नहीं और ये देखकर हम बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि उसे ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों पता है। लेकिन जब उसने बताया कि इसकी मदद से हम आत्माओं को बुला सकते हैं, तो मुझे और उसके भाई को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। उसके बाद उसने कहा कि वो अपनी मरी हुई मम्मी से बात करना चाहती है। ऐसा ही कहकर वो ouija बोर्ड को यूज़ करने लगी। मुझे इतना तो याद नहीं कि उसने क्या क्या सवाल पूछे, लेकिन तकरीबन 15 मिनट तक हम ऐसे ही उस खेल को खेलते रहे।
उसके बाद अचानक से रीमा उठी और उसने उस शौक को मिटा दिया और कहा कि ठीक है, अब मेरा मन नहीं है। दरअसल ये घटना कुछ ज़्यादा खास थी नहीं, लेकिन ये घटना मुझे कई सालों बाद एक बार फिर से याद आई। इसका रीज़न भी आपको पता चलेगा। उस रात वाली घटना के बाद तकरीबन कुछ ही महीनों बाद जो रीमा की बुआ थी, यानी कि रमेश और सुरेश अंकल की बहन, जो कि शादीशुदा थी, उनकी अचानक से किसी कारण से डेथ हो गई। पता चला कि वो काफ़ी टाइम से खाना खाने से मना कर दे रही थी और पतली होती जा रही थी और कमज़ोरी के कारण ही उनकी मौत भी हुई। तकरीबन 8-9 महीने के अंदर ही उनकी फैमिली में ये दूसरी डेथ थी और इसके तुरंत बाद ही उन लोगों को एक और झटका लगा। अपनी बेटी के मरने की न्यूज़ सुनकर रमेश और सुरेश अंकल की मम्मी, उनकी भी मौत हो गई। अब क्योंकि उनकी एज 70-75 से ज़्यादा थी, तो सभी लोगों को लगा कि वो अपनी बेटी के जाने का दुख झेल नहीं पाई और इसीलिए उनकी मौत हो गई। उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा दुख में था। कुछ ही समय में उनके परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने जा रहा है। उनकी मम्मी के मरने के तकरीबन 1 साल बाद जो सुरेश अंकल थे, यानी कि रीमा के पापा, उनकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। उस समय हार्ट अटैक आना बहुत ही रेयर माना जाता था, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा नहीं, तकरीबन 35 साल के आसपास ही होगी। उनके मरने के बाद रीमा अनाथ हो चुकी थी, लेकिन उसके बड़े पापा यानी कि रमेश एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्हें शक था कि रीमा के साथ बाद में कोई अन्याय ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने उसी टाइम पर उस पूरे घर को रीमा के नाम लिखवा दिया। ये जो लगातार मौतें हो रही थी, ये तकरीबन 1.5 साल के अंदर ही हो चुकी थी। उनके परिवार में 2 साल के अंदर अंदर ये चौथी मौत थी, लेकिन ये सिलसिला अब भी नहीं थमा। अगले ही साल रीमा के जो फूफा जी थे, उनकी भी अचानक से मौत हो गई और उनकी मौत का तो कोई वैलिड कारण हमें पता भी नहीं है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि आखिर उनके परिवार में ये हो क्या रहा है। आसपास के सभी लोग हैरान थे और यही मान रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले किसी को समझ आता, टाइम बीतते जा रहा था और इस घटना के तकरीबन 2 साल बाद रमेश अंकल की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास थी। उनके परिवार में 5 साल के समय में ये छठी मौत थी। एक तरीके से देखा जाए तो रमेश अंकल का जो बड़ा बेटा था, जो कि मेरा दोस्त था, वो और उसके सारे भाई बहन लगभग अनाथ हो गए थे। बस उनके पास उनकी एक माँ ही बची थी। बस रमेश अंकल की वाइफ यानी उसकी माँ ही उसके पास बची थी और उसके भाई बहन थे। उसके पापा की मौत के समय वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पापा के यूँ चले जाने के बाद उसने अपने कंधे पर जिम्मेदारियां उठा ली और नौकरी करने लगा। वो अपनी चाचा की बेटी रीमा का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था, लेकिन 1 साल बाद ही एक और दुखद घटना घट गई और मेरा वो जो दोस्त था, जिसका नाम रवि था, उसके सबसे छोटे भाई की मौत हो गई। उसकी उम्र बस 8 साल ही होगी। दरअसल उसे हॉस्पिटल ले जाया ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के भी 1 साल बाद इस परिवार की आखिरी और सबसे ज़्यादा रहस्यमयी मौत हुई। रवि का एक और छोटा भाई, जो कि तकरीबन उस टाइम पर 14 साल का था, वो अचानक से लापता हो गया। उसको सभी लोगों ने बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि मैंने भी। हम लोग दिन भर उसको ढूंढते रहे, लेकिन वो हमें नहीं मिला। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह जो रवि ने देखा, उसका दर्द केवल वही जानता है। अगले दिन जब वो एक बार फिर से अपने भाई को ढूंढने जा रहा था, तो जब वो कुएं के साइड में जा रहा था, तो उसे कुछ अजीब सी महक आई और जब उसने उस कुएं में देखा तो उसकी आंखें
खुली की खुली रह गई। कुएं के अंदर उसके उस भाई की लाश पड़ी हुई थी, जो कि शायद पिछले 24 घंटे से भी ज़्यादा समय से वहाँ पर थी। उसकी लाश ऊपर तैर रही थी। 10 साल के भीतर ही ये उनके परिवार में 8वीं मौत थी। अब इन सब घटनाओं में जैसे जैसे समय बीत रहा था, रीमा का बर्ताव बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल टाइप की हो गई थी और अपने परिवार के बचे हुए बाकी सभी मेंबर्स से वो मानो नफ़रत ही करती थी। उस समय उसकी एज ज़्यादा थी भी नहीं, लेकिन उसकी एक क्लासमेट फ्रेंड के भाई के साथ अफेयर चल रहा था, जिससे वो शादी करना चाहती थी। जब ये बात रवि को पता चली तो रवि और रीमा का झगड़ा हो गया और इसका नतीजा ये निकला कि रीमा ने रवि से कह दिया कि तुम मेरे घर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि कोर्ट के पेपर्स के मुताबिक वो घर अब रीमा का था। रवि एक बहुत ही नेक लड़का था और उसने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया और वो अपनी मम्मी और अपने छोटे भाइयों को लेकर उस घर से चला गया और दूसरी जगह पर किराए के रूम्स लेकर रहने लगा। रवि के साथ जो कुछ भी हुआ, रवि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से उभरा और इस पूरे टाइम पर मैंने उसे देखा है। लेकिन इस घटना के बाद रीमा ने अपने उस बॉयफ्रेंड से शादी कर ली और उसी घर में रहने लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात थी कि जब रीमा और उसका पति उस घर में रहने के लिए आए तो उनके साथ वहाँ पर कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। जब रवि भी अब अपने छोटे से परिवार को लेकर दूसरी जगह पर चला गया तो उसकी फैमिली में भी कोई भी इस तरीके की अजीब डेथ नहीं हुई। ये पूरी घटना मैंने आपको बता दी है। आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई पैरानॉर्मल केस था? क्योंकि जिस तरीके से उस परिवार में मौतें हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। इसी वजह से जब रीमा ने एक बार बचपन में वो ओइजा बोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वो मुझे अचानक से याद आ गया था। क्या हो सकता है कि उसका और उस घटना का कोई रिलेशन हो? मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस पूरी घटना पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मुझे कमेंट्स में इसके बारे में बता सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये घटनाएं अच्छी लगी हों और आपको ऐसी ही और घटनाएं सुननी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इस वीडियो पर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पे एम रखते हैं 600 लाइक्स का। होप आप इसे जल्द ही पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।